नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश आज इंतज़ार कर रहा था। देश आज सोच रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जब 3 महीने की अपनी खामोशी तोड़कर मणिपुर के दंगों पर बोलेंगे तो शायद उन असंख्य लड़कियों को या उन असंख्य लड़कियों के परिवार के आंसू पहुंचेंगे जिन्हें नंगा करके, हमारी बहनों को, बेटियों को नंगा करके मणिपुर की सड़कों पर परेड किया गया, फिर उनके साथ दुष्कर्म किया गया। उनके आंसू पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री उन अनाथ बच्चों पर, उन घरों पर, उन बेवाओं पर, उनके जख्मों पर मरहम लगाएंगे जिनके घर वाले एक बड़ी संख्या में मार दिए गए, जिनके घर जल गए। वो जो 50,000 लोग बेघर हो गए, कहीं ना कहीं उनको सांत्वना देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 घंटे से ज़्यादा के भाषण में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर उन्होंने मणिपुर में सिर्फ 2 मिनट ही वो बोले। बाकी समय वो तंज करते रहे। बाकी समय उनकी जो बौखलाहट थी वो ढूंढ रही थी राहुल गांधी को, इंडिया को, विपक्ष को। और मोदी जी कभी शायरी कर रहे थे, कभी गीत सुना रहे थे, कभी तंज कर रहे थे। एक शेर उनका सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दिल बहल जाए फकत इतना इशारा ही बहुत, इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां, कोई बतला दे जरा ये डूबता फिर क्या करे। अब कौन डूबेगा ये तो जनता तय करेगी। 2024 में इंडिया डूबेगा या एनडीए डूबेगा, कौन सत्ता में आएगा ये भी वोट से ही तय होगा 2024 में। लेकिन एक चीज़ जो बिटर ट्रूथ है, कड़वा सच है, वो ये है कि मोदी जी इन 2 घंटों में या 2 घंटे से ज़्यादा के वक्त में जो बोलते रहे, मणिपुर की सच्चाई से, मणिपुर की हिंसा से, अपराध से, जुर्म से वो कोसों दूर थे। और शायद इसीलिए उनके अंदाज में लतीफ़ेबाजी थी, उनके अंदाज में तंज था। कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। अब मोदी जी क्योंकि मणिपुर का जिक्र नहीं कर रहे थे तो राहुल गांधी हैं या पूरा विपक्ष आप कहने, ये वॉकआउट कर गया, सदन छोड़ के बाहर चला गया प्रोटेस्ट में, विरोध में। और मोदी जी को लगा कि अब तो मैदान खाली हो गया। शायद इसीलिए उनको इन चौके छक्कों की याद आई थी। लेकिन हकीकत यह दोस्तों कि जब विपक्ष ने बायकॉट किया तो चाहे मोदी जी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, इन्होंने दिल पर लिया और फिर गाज तो किसी पर गिरनी थी। और गाज गिर गई बाद में इन साहब पे, जी हाँ, अधीर रंजन चौधरी पे। ये नेता विपक्ष हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के लीडर हैं। और इन पर मिसकंडक्ट का, कि इनका बिहेवियर ठीक नहीं था, इस आरोप पे सस्पेंड कर दिया। और ये मुझे लगता है कि पहला ऐसा मौका होगा जब इस देश में लीडर ऑफ अपोजिशन को ही सस्पेंड कर दिया गया। More news coming in. Adhir Ranjan Chaudhary has been suspended, like I pointed out a short while earlier. अब दोस्तों, मनोविज्ञान में कहा गया है कि अगर हमें किसी शख्स को लेकर या किसी चीज़ को लेकर फोबिया हो गया है, ऑब्सेशन हो गया है, कोई चीज़ हमारे दिमाग में, हमारे जहन में 24 घंटे घूम रही है, तो फिर अविश्वास प्रस्ताव ही क्यों ना हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, वो शख्स उसे छोड़ता नहीं किसी भी जगह। और राहुल गांधी को लेकर ऐसा आज लगा कि मोदी जी को फोबिया हो गया, ऑब्सेस्ड हो गए हैं। और उनके पूरे भाषण में जो टारगेट था, जो निशाना था, वो राहुल गांधी थे, वो सोनिया गांधी थी, वो नेहरू थे, वो डीएमके थे, वो टीएमसी थी, वो लेफ्ट थी, वो लोहियावादी थे, वो समाजवादी थे। जितनी भी पार्टियां मोदी के सामने खड़ी हैं, उन्हीं सबको लेकर, उन्हीं को टारगेट करते रहे, उन्हीं को अपनी बौखलाहट का को शिकार बनाते। अब मोदी जी की इस बौखलाहट के पीछे एक सिंपल सी गणित है दोस्तों, और ये गणित जाहिर करती है कि कहीं ना कहीं मोदी के हाथ से 2024 की बाजी निकल रही। क्योंकि ये जो गणित है, ये वोट शेयर की गणित है, ये सेफोलॉजी की गणित है, ये पॉलिटिकल साइंस की गणित है, ये किसी एस्ट्रोलॉजी की गणित नहीं है, ये किसी भविष्यवक्ता की गणित नहीं है, प्रेडिक्शंस नहीं है। ये प्योर और सिंपल पॉलिटिकल साइंस। और ये साइंस हमें बताती है, अगर आप आंकड़ा देखें, कि आज की तारीख में 2019 का जब हम डेटा लेते हैं तो विपक्ष अगर पूरी तरह से यूनाइट हो जाता, यानी इंडिया
विपक्ष पूरी तरह से अगर यूनाइट हो जाता है तो उसके पास 63% वोट शेयर है, और एनडीए यानी भाजपा उसके पास 37% वोट शेयर है। और जो ताज़ा फीडबैक है तमाम प्रदेशों का, उससे ऐसा जाहिर होता है कि जो 37% वोट है इसमें जो इंक्रीज है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी 37% बनाम 63%, यानी हार निश्चित है। यानी कहीं ना कहीं आंकड़े मात दे रहे हैं, और विपक्ष अगर एकजुट हो गया तो मोदी जी का जीतना वाकई मुश्किल है। और शायद यही बौखलाहट का सबसे बड़ा कारण है कि मोदी जी आज मणिपुर की बहस में मणिपुर भूल गए, टारगेट पर राहुल गांधी थे। अब मोदी जी जिन्हें अच्छा ओरेटर माना जाता है, और भाजपा के लोग कहते हैं कि वाजपेयी के बाद पिछले 25-30 बरसों में अगर कोई अच्छा वक्ता आया, ओजस्वी वक्ता, तो वो मोदी जी है। लेकिन मोदी जी इतने अच्छे ओरेटर होने के बाद आज क्यों वो बौखला गए, और वो बौखलाहट क्यों दिखी? मुझे लगता है कि इसके पीछे कारण क्या है। ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी उनको हमेशा हर वक्त सामने दिख रहा है, और क्यों वो पूरे इंडिया को तोड़ना चाहते हैं, विपक्ष को क्यों छिन्न भिन्न करना चाहते हैं? ये जो 3 लोग हैं, मोदी जी, अमित शाह और मिश्रा जी, अलादीन ईडी के डायरेक्टर, ये 3 लोग क्यों इंडिया को तोड़ना चाहते हैं? मकसद क्या, ऑब्जेक्टिव क्या? मुझे लगता है मुझे ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए, अशोक वानखेड़े टाइगर के पास चलते हैं और इस पूरे सबसे बड़े सवाल पर 2024 के इसको कोशिश करते हैं इसकी तह में जाने की, और बहुत सहजता के साथ आपके सामने इस जवाब को मैं रखना चाहता हूं कि मोदी जी को बौखलाहट क्यों है? क्या मोदी जी के हाथ से बाजी निकल रही है? टाइगर, पहला जो सवाल, आज मोदी जी का जो भाषण था, मणिपुर के लोगों को उम्मीद थी कि उनके जख्मों पर आज कहीं ना कहीं मरहम लगेगी, लेकिन मोदी जी ने शेरो शायरी करी, उन्होंने गीत भी सुनाए, शेरो शायरी भी करी, कुछ लतीफे भी थे, कुछ तंज भी थे, और उसके बाद पूरी भाषण में जो फोकस था, जो अटैक था, जो हमला था, वो राहुल गांधी पर था, सोनिया गांधी पर था, नेहरू पर था, इंडिया पर था। मणिपुर कहीं ना कहीं मोदी जी के आज स्क्रिप्ट से गायब था। इसको आप कैसे देखते हैं? आज शेर शायरी भी हुई, कविताएं भी हुई। शहाब जाफरी का एक शेर है, उनसे माफी मांगते हुए थोड़ा तब्दीली करके मैं वो शेर आपको सुना दूं। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। यदि इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करूं, तो इधर उधर की बात न कर, ये बता कि मणिपुर क्यों जल रहा है, मुझे उन अत्याचारियों और आतंकियों की बात मत कर, तेरे नेतृत्व पे सवाल है। बात यह है, वहां रहबरी मतलब नेतृत्व है, और रहजनों का मतलब डाकू है, और जो मणिपुर में है वो डाकू नहीं, वो आतंकी है, वो भले किसी भी समाज के हो। आज प्रधानमंत्री इतिहास पे, ये पहले भी हमने अपने डिबेट में पहले भी हमने कहा था क्या हो सकता है संभावित। प्रधानमंत्री के पास जब वर्तमान के सवालों के जवाब नहीं होते तो वो इतिहास में ले जाते हैं और भविष्य का लॉलीपॉप थमाते हैं। वो 2047 में भारत कैसा होगा, विकसित कैसा होगा, ये बता रहे थे। वो एशियन देश कैसे डेवलप हो रहे हैं और फोकल पॉइंट नॉर्थ ईस्ट कैसा होगा, ये बता रहे थे। लेकिन मणिपुर क्यों 3 मई से जल रहा है, इस पे नहीं बोल रहे थे। बोले वो अमित जी ने बता दिया, अमित जी ने अपना ज्ञान बता दिया। अमित जी कितने ज्ञानी है, देश को बता दिया उन्होंने। धारा 356 जो है, जो आर्टिकल 356 है, उन्होंने कहा कि उसके तहत यदि चीफ मिनिस्टर समर्थन देता है, चीफ मिनिस्टर सहयोग करता है, तो फिर उसको निकालने की जरूरत नहीं। जबकि आर्टिकल 356 चीफ मिनिस्टर का जिक्र ही नहीं करता, सहयोग का जिक्र नहीं करता। वो सिर्फ इतना बोलता है कि प्रेसिडेंट को जब गवर्नर से या किसी और सोर्स से यह पता पड़ता है कि पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ठप हो चुकी है, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, देन द प्रेसिडेंट रूल इंप्लाइज। यह है आर्टिकल 356। कहां सीएम की बात है? कौन नहीं कहता कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं है? इनके कैबिनेट के मंत्री स्वयं बोल चुके हैं कि वहां लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया। गवर्नर की रिपोर्ट कहती है। सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेने के बाद यदि 3 जजों की कमिटी और 42 एसआईटी नियुक्त की जाती है, तो आप कहते हो कि इतने छोटे राज्य में अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बचा है कुछ? लेकिन जब मोटी चमड़ी हो जाती है आदमी की, उन्होंने कहा कि इनोवेशन नहीं है अविश्वास प्रस्ताव में, उन्हें इस बात का गिला नहीं था।
मोदी जी ने कहा क्रिएटिविटी नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है। उन्हें मणिपुर जल गया मणिपुर यह बताने की क्रिएटिविटी चाहिए। उसमें भी उनको चाहिए शायद अक्षय कुमार जैसा कोई एक्टर आके क्रिएटिविटी करके बताए। आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, पूछे देश को। वो क्रिएटिविटी ढूंढ रहे हैं। क्या करेंगे ऐसे प्रधानमंत्री का? एक राज्य जल रहा है, सैकड़ों के तादाद में लोग मरे हैं, जो लाशें पड़ी हैं उनको 3 महीने से अंतिम संस्कार नसीब नहीं हो पा रहा है। पुलिस स्टेशन लुटाए गए हैं, पुलिस अंडर प्रॉब्लम है। आसाम राइफल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, आर्मी परमिशन मांगती है। ऐसे में ये कहते हैं कि इनोवेशन नहीं है इसमें। क्या इनोवेशन चाहिए? लोग मर रहे हैं, ये इनोवेशन करके दिखाएं। राहुल गांधी वहां लाश बन के एक्टिंग करें। नौटंकियों की बारात लेके चलते हैं। ये नौटंकियों की आदत लग गई है इनको। आपको लगता है कि जनता के साथ इतना बड़ा मजाक मैंने होता हुआ नहीं देखा। आज मणिपुर का एक मणिपुरी, वो मेरा भारतीय भाई आज रो रहा होगा कि आज संसद सबसे बड़ी पंचायत देश की, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज हमारे बारे में कुछ बात कर रहा है। उनके बारे में बात क्या हुई? अरुणाचल प्रदेश में ट्रेन चली गई, मिजोरम में ये हुआ, नॉर्थ ईस्ट में कितना खर्चा किया, मेरे मंत्री कितने रात वहां रुके। अरे तुम्हारे मंत्री इतने रात रुके, उसके बावजूद भी दंगे होते हैं तो किस काम के उसका रुकना? आपकी प्रायोरिटी नॉर्थ ईस्ट है तो ये नॉर्थ ईस्ट जलाने की प्रायोरिटी है कि नॉर्थ ईस्ट को कुछ करने की प्रायोरिटी है? सवाल ये है कि मणिपुर क्यों जल रहा है? आप मिजोरम बता रहे हो, आप एशियान बता रहे हो, आप इतिहास में ले जा रहे हो हजारों साल पहले। आप ये बता रहे हो कि मणिपुर में सुभाष चंद्र बोस का ये वो फोटो नहीं लगने देते थे, महात्मा गांधी की फोटो नहीं लगने देते थे। आप इतिहास में लेके जा रहे हो। अरे वो फोटो नहीं लगने देते थे, यहां जीवित इंसान को खड़ा होने नहीं देते, एक महिला को कपड़े पहन के घूमने नहीं देते, एक 20 साल की लड़की को अपनी इज्जत बचाने नहीं देते। फोटो पे रो रहे हो आप, जिंदा इंसान वहां पे मारे जा रहे हैं और जलाए जा रहे हैं। उसके बारे में इसको क्या माने टाइगर? इसको क्या माने? मैं भी अभी आऊंगा, लेकिन मैं क्या मानूं कि ये अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इतना गंभीर मुद्दा है, एक हमारा राज्य जहां पर 3 महीने से हिंसा हो रही है, आगजनी है, और बकायदा मतलब ट्राइबल वायलेंस में सैकड़ों लोग मर गए, 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए, घर जल गए, और यहाँ पर इंडिया पे अटैक हो रहा है, डीएमके पे अटैक हो रहा है, यहाँ पर बात जो है वो कांग्रेस की जा रही है, नेहरू की जा रही है, राहुल गांधी के लिए कहा जा रहा है, 10 तरह की चीजें, पूरी पॉलिटिकल स्पीच। और वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी चुनावी मंच से भाषण दे रहे हो। ये आप इनके जो माइंडसेट है मोदी जी का, जो मोदी जी की सोच है, वो क्या वोट के अलावा कुछ और नहीं सोचती? मोदी जी लोहिया जी ने क्या कहा नेहरू जी को, ये मोदी जी को याद है। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है उसका नंबर कब आएगा मोदी जी? कि अभी इतिहास के पन्ने 1947 के पलट रहे हो। थोड़ा तेज गति से पढ़िए। 1947, 70, 80, 90 के दशक को छोड़ के 2020, 21, 22, 23, 24 में आइए। 2028 में अविश्वास प्रस्ताव सोच समझ के लाना, तैयारी के साथ लाना। तैयारी तो आज भी थी। गोगोई के दिए हुए किस प्रश्नों के जवाब दिए, दिल पे हाथ रख के प्रधानमंत्री कहे, सारे रिकॉर्ड है, यूट्यूब पे सारा भाषण है उनका। हिंदी में बोले, गोगोई ने हिंदी में बोला, प्रधानमंत्री भी हिंदी में बोले। जिसको सामान्य हिंदी समझ में आती, उस दर्शक को गोगोई का भाषण देख के पूछ लेना चाहिए कि गोगोई का भाषण सुन के ये सवाल है, मेरे प्रधानमंत्री ने इसके जवाब क्या दिए। आपको लगता है आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि मैं देख रहा हूं मोदी जी तकरीबन जो 6-7 तकरीरें हैं उनकी, 6-7 भाषण हैं, ताजे भाषण जो हाल फिलहाल के, उसमें घूम फिर के इंडिया का जिक्र आ रहा है, उसमें घूम फिर के विपक्षी एकता का जिक्र आ रहा है। मोदी जी को इतनी बौखलाहट क्यों है? अगर विपक्ष एक हो रहा है तो इसमें इतने घबराहट क्या कि सुबह शाम रात दोपहर, यहां तक कि मणिपुर पे भी जब आपको बोलना है तो आप इंडिया पे बोल रहे हैं।
आपको क्या है? अविश्वास प्रस्ताव पे बोल रहे हैं तो भी आप हमारे डीएमके और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इन्हीं सब की बात कर रहे हो, लेफ्ट और टीएमसी की। हमारे यहाँ एक विद्यार्थी था, दीपक भाई, उसने गाय का एक निबंध याद करके रखा था, और विश्व के किसी भी समस्या पे आप ज्योग्राफी, साइंस, आपको इतिहास, किसी कोई भी प्रश्न उसको पूछो, वो 2 लाइन के बाद फिर गाय को जोड़ता था और गाय का निबंध लिख देता था। प्रधानमंत्री ने इंडिया इस गठबंधन को एक निबंध रटा हुआ है। कोई भी समस्या उनके सामने रखो, किसानों की समस्या, बाढ़ की समस्या, रुपए का अवमूल्यन, डॉलर का बढ़ना, महंगाई का बढ़ना, सब्जियों का बढ़ना, सब्जियां महंगी होना, एनपीए बढ़ना बैंकों में, सर्वोच्च न्यायालय के लगातार डंडे पड़ना, इन सारे सवालों का जवाब उनके पास एक ही है। घूम फिर के वो गाय का निबंध जोड़ देते हैं उसमें 2 शब्द बोल के, और वो गाय का निबंध उनका है इंडिया। कभी घमंडिया कहेंगे, कभी क्विट इंडिया कहेंगे, आज उन्होंने एक बात और कही, आतंकी संगठन कहेंगे, लेकिन उस इंडिया के बारे में इतने चिंतित है, इतने वो इंडिया इनके दिमाग पे हावी हो गया है कि जिस इंडिया के वो प्रधानमंत्री है उसको तो लक्षित करिए, उनको दुर्लक्षित क्यों कर रहे हैं? थोड़ा इंडिया पे ध्यान दीजिए। ऐसा क्या हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय के हर निर्णय को आप कानून के द्वारा उल्टा फिर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, और आपका न्यायपालिका में विश्वास है? जी जी, मैं कह रहा हूं टाइगर, आपको क्या लगता है कि हाथ से बाजी निकल रही है और उसकी वजह से बौखलाहट है मोदी जी में? उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो विपक्ष एक हो गया है, 63% वोट अगर एक होता है विपक्ष का, तो जाहिर तौर पे मोदी जी के वोट शेयर कम पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सेफोलॉजी कहती है, पॉलिटिकल साइंस कहती है, आंकड़ों की। तो आपको लगता है कि वो किसी भी कीमत पर विपक्ष को एक नहीं होने देंगे? मोदी, अमित शाह और संजय मिश्रा जो ईडी के डायरेक्टर, ये तीनों लोगों की कोशिश रहेगी कि किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह से, किसी भी सूरत में इस विपक्ष को तोड़ दो, क्योंकि अगर ये विपक्ष एक हुआ तो गद्दी गई मोदी की। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि उनको ये आशंका है, नहीं। यदि उनको लग रहा होता कि हम विपक्ष के आगे कमजोर पड़ रहे हैं, तो फिर ये बौखलाहट नहीं होती, फिर स्ट्रेटेजी होती है, अपने आप को गेयर अप करता है आदमी। लेकिन जब हार सुनिश्चित है, जब ये तय हो गया है कि बस आपका अब घर जाने का समय आ गया है, उससे बौखलाहट है, और उस बौखलाहट में गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय से टकराव कर रहे हैं, बिल पास कर करके काम कर रहे हैं, बोलने, आज अधीर रंजन चौधरी को फिर निष्कासित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। जी हाँ, सस्पेंड कर दिया। वहां राज्यसभा में भी 3 बड़े सांसद जो हैं, राघव चड्ढा, उन पर भी गाज गिरने जा रही है। संजय सिंह सस्पेंड है, डेरेक ओब्रीन जो है टीएमसी के, उनको, कई विपक्ष के लोगों को। क्या संसद एक ही जगह है? प्रधानमंत्री यदि लोकतंत्र के मंदिर के बाहर खड़े होके मणिपुर के लिए अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकते हैं, तो क्या देश में जो चल रहा है उसके लिए पीड़ा व्यक्त करने के लिए सांसद ही जरूरी है क्या? संसद के बाहर भी बात हो सकती है। राहुल गांधी तो ऑलमोस्ट आपने आखिरी, इस सेशन के आखिरी 4 दिनों के लिए अंदर आने दिया, उसके पहले तो बाहर ही कर दिया था। तो क्या राहुल गांधी ने बोलना छोड़ दिया क्या? क्या विपक्ष जो नहीं है लोकसभा राज्यसभा में, नीतीश कुमार लोकसभा राज्यसभा में नहीं है, ममता बनर्जी राज्यसभा लोकसभा में नहीं है, तो क्या वो बोलते नहीं है? टाइगर, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, और ये सवाल ऐसा है, हालांकि आप ये मान रहे हैं, आपका ये कहना है कि आप, क्योंकि आज इस वक्त आप राजकोट में हैं, गुजरात में, कल मेरी आपसे बात हो रही थी तो कल आप गोरखपुर सिद्धार्थनगर थे, उससे पहले आप नागपुर पूना थे। आप लगातार देश का भ्रमण कर रहे हैं और बीच बीच में आप दिल्ली आते रहते हैं। आपको जो फीडबैक मिल रहा है, शायद उसी के आधार पर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सरकार जाती हुई सरकार है। लेकिन मेरा सवाल ये है, जो थोड़ा सा हो सकता है आपसे अलग हो, अगर मोदी और अमित शाह मान लीजिए आ गए 2024 में, एक बहुमत के साथ आ गए, फिर देश में क्या होने वाला, मैं वो जानना चाहता हूं। सबसे पहले संविधान समाप्त होगा, नया संविधान लिखा जाएगा। क्या चीज? संविधान समाप्त होगा। कॉन्स्टिट्यूशन, वो कैसे हो सकता है साहब? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को पूर्ण रूप से कॉन्स्टिट्यूशन रिप्लेस होगा।
अमेंडमेंट नहीं होगा। एक बिल आएगा, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रिप्लेस होगा, जी, उसमें प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होगा, लोकसभा के चुनाव नहीं होंगे मतलब आप क्या कहना आने चाह रहे वाले हैं समय में। कि मोदी जी चाइना का इंडस्ट्रियल मॉडल नहीं लाएंगे, लेकिन पॉलिटिकल मॉडल चाइना से इंपोर्ट कर लेंगे? बिल्कुल लाएंगे। जरूरत तो हमें चाइना के इंडस्ट्रियल मॉडल की आज थी। आज आज जब बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि देखिए न्यूयॉर्क टाइम ने ये छापा, देखिए राहुल गांधी उसको मिलने गए थे। हमारे जो प्रधानमंत्री है, इनका बहुत पुराना संबंध है चीन से, और इतना ताकत, इतना दृढ़ उनका रिलेशन है, संबंध है कि ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, लेकिन उनकी चाइना गवर्नमेंट में इतने घुसपैठ थी कि 22 स्मगलर, जो गुजराती स्मगलर अरेस्टेड थे चाइना में जी, स्मगलिंग के जुर्म में, उनको छुड़वा के लाए ये। उनको उनमें से 11 लोग को कुछ सजा भी हो गई, लेकिन वो सब माफ करके वापस ले आए। वो इतने ताकतवर चाइनीज कनेक्शंस थे गुजरात के। ये कैसा मोदी जी ने, तो मोदी जी के तो चाइना के साथ बहुत अच्छे संबंध है। मोदी जी ने चाइना को स्टडी किया, यूं ही झूला नहीं झुलाया अहमदाबाद में बुला के साबरमती के किनारे। चाइनीज कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं उनके। वो चाइना तो मैं मान गया। मॉडल, वो देश के राजनीति में चाइना मॉडल लाएंगे, चाइना मॉडल रिप्लेस होगा। मैं ये मान गया कि अगर ये सरकार आती है, अगर एक हाइपोथेटिकल मेरा क्वेश्चन था, तो आपने कहा कि अगर ये सरकार मोदी और अमित शाह की तीसरी बार आती है तो देश में काफी मतलब रिवॉल्यूशनरी चेंजेस होंगे, क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे, संविधान तक बदल सकता है, बहुत कुछ होगा। लेकिन मैं अब एक हकीकत, जमीनी हकीकत, और आप क्योंकि देश में निकले हुए हैं पिछले कई महीनों से, हर स्टेट में आप जा रहे हैं, पॉलिटिकल पल्स को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। मेरा अंतिम सवाल है आपसे, क्योंकि आप इस वक्त राजकोट गुजरात में हैं, क्या आपको लगता है कि 2024 का जो फाइनल है उसमें फाइट टफ है, इंडिया वर्सेस एनडीए? क्या आपको लगता है इंडिया का एज है, या आपको लगता है कि मोदी वापस आ रहे? आपको सीन क्या लग रहा है? व्हाट इज द सिनेरियो जो आपको दिख रहा है? सिनेरियो ये है कि बीजेपी सबसे बड़ी राजनीतिक दल होगा जी। 180 से 220 के बीच में बीजेपी की सीटें आएंगी, लेकिन जी। बीजेपी में अपने बलबूते पे सरकार बनाने की स्थिति नहीं होगी। उन्हें एनडीए का गठन करना पड़ेगा। इंडिया जैसा एनडीए का गठन, अभी जो एनडीए है वो मजाक है, वो वन मैन शो है। आपको लगता है कि अगर 220 के नीचे मोदी आते हैं, जो उनकी बौखलाहट आजकल जाहिर कर रही, तो मोदी जी की इनिंग्स, पॉलिटिकल इनिंग्स वाइंड अप हो जाएंगी और वाइंड अप एज मिल सकता है? क्योंकि अगर ये 180 या 200 पर हैं तो जो विपक्ष है उसकी संख्या ज्यादा होगी फिर। तो आपको क्या लगता है कि फिर हम एक मिलीजुली सरकार देख सकते हैं दिल्ली में? नहीं, उसमें एक तीसरा कोना भी है इस त्रिकोण को। कुछ राजनीतिक दल इधर भी नहीं है, उधर भी नहीं है, वो चुपचाप बैठे हैं। ऐसे में वो बीजेपी का समर्थन करेंगे, लेकिन फिर वो मोदी को चाहेंगे या मोदी की जगह किसी को रिप्लेस करवाएंगे, ये तो समय बताएगा। जी, समय बताएगा। वो भी आज, लेकिन कुल मिलाकर गुजरात लॉबी के लिए वो फेंस सिटर इसलिए है क्योंकि उनको भी ईडी का डर है, ईडी की पीड़ा से भी त्रस्त है। लेकिन आपको लगता है टाइगर, इसी में चलते चलते एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, आपको लगता है कि अगर बीजेपी और कांग्रेस की जहां पर डायरेक्ट फाइट है, जैसे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, कांग्रेस कर्नाटक है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, ये जो स्टेट हैं जहां 150 से ज्यादा सीटें, अगर कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस देती है और बीजेपी आउट ऑफ फॉर्म दिखती है, यहाँ पर हिमाचल सिंड्रोम दिखता है, कर्नाटक सिंड्रोम दिखता है, तो क्या आपको लगता है कि एक इंडिया भी जो है, जो इंडिया है आज की तारीख में, विपक्षी पार्टियां जिनके पास 63% वोट है, क्या सरकार की तरफ ये भी बढ़ सकते हैं? बढ़ सकते हैं। ये जो राज्यों की बात आपने की, इसमें कांग्रेस स्ट्रांग होना, यूनाइट होना एक बात है, और भाजपा के जो क्षेत्रीय क्षेत्र थे जिनके वजह से भाजपा थी, उनको मोदी द्वारा घर बिठाना, ये बीजेपी के लिए डिसएडवांटेजेस है। दैट इज एन एज, डबल एज फॉर कांग्रेस। डबल एज फॉर वसुंधरा को घर बिठाना, शिवराज को अंडरमाइन करना, वहां रमन सिंह को घर बिठाना, योगी को कोशिश कर रहे हैं, उसको भी, योगी को भी से ताकत ले रहे हैं, योगी को ग्रैंड लगाना,
सबका जी, जी। यदुरप्पा करने में लगे हुए हैं। यदि आपने फडणवीस को सबका किनारे करके यदुरप्पा शिंदे को किया जगह देना। तो कर्नाटक होगा, जी। आपने बाकी लोगों का यदुरप्पा किया तो कर्नाटक होगा, सीधा हिसाब। जी टाइगर, आप आए, आपने समय निकाला राजकोट से, आप मतलब दोपहर में हम लोग बातचीत कर रहे थे, तब आप दिल्ली में थे, आपने फ्लाइट पकड़ी, और मैं बहुत ही किस दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करूं नहीं, अपने बिल्कुल ऑडियंस भाई। के लिए कि आपका जो डेडिकेशन है, जो डिवोशन है हमारे ऑडियंस के लिए, मैं वाकई आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप आते हैं, जुड़ते हैं, अपनी बात रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, शुक्रगुजारी से कहीं ज्यादा जो हमें फीडबैक आता है वो आपके दिलेरी का, कि जितना आप खुलकर बोलते हैं आज के दौर में, उसको मैं वाकई सैल्यूट करता हूं। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।